नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भारत के उस महान सपूत की जीवन यात्रा पर लेकर चलेंगे, जिसने अपने अदम्य साहस, अद्वितीय नेतृत्व और अटूट देशभक्ति से अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी। उनका प्रसिद्ध नारा, "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा", आज भी करोड़ों भारतीयों के हृदय में जोश भर देता है। यह कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। आइए उनके जीवन के प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में भारत पूरी तरह ब्रिटिश शासन के अधीन था। अंग्रेज सरकार भारतीयों पर कठोर कानून लागू कर रही थी। किसानों पर भारी कर लगाए जाते थे। उद्योगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था और भारतीयों को अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता था। देश में स्वतंत्रता की चेतना धीरे धीरे बढ़ रही थी। अनेक समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी लोगों को जागरूक कर रहे थे। ऐसे समय में भारत को ऐसे युवा नेताओं की आवश्यकता थी जो केवल भाषण न दें, बल्कि अपना सब कुछ देश के लिए समर्पित कर दें। इसी ऐतिहासिक दौर में 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के ऐतिहासिक शहर कटक में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सुभाष चंद्र बोस। आगे चलकर पूरा देश उन्हें प्रेम और सम्मान से नेताजी कहकर पुकारने लगा। उनके पिता जानकीनाथ बोस कटक के जाने माने वकील थे। वे अपनी ईमानदारी, विद्वता और समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध थे। ब्रिटिश शासन ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि भी दी थी, लेकिन परिवार में राष्ट्रभक्ति और आत्मसम्मान की भावना हमेशा बनी रही। उनकी माता प्रभावती देवी अत्यंत धार्मिक, दयालु और संस्कारी महिला थीं। उन्होंने अपने बच्चों को सत्य, अनुशासन, सेवा और देश प्रेम की शिक्षा दी। सुभाष अपनी माता के बहुत निकट थे और जीवन भर उनके संस्कारों का सम्मान करते रहे। सुभाष चंद्र बोस 14 भाई बहनों वाले बड़े परिवार में पले बढ़े। इतने बड़े परिवार में रहकर उन्होंने सहयोग, अनुशासन और जिम्मेदारी का महत्व सीखा। बचपन से ही सुभाष अन्य बच्चों से अलग थे। वे शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनके भीतर असाधारण आत्मविश्वास और गहरी सोच थी। उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था। वे घंटों पुस्तकें पढ़ते और अपने शिक्षकों से कठिन प्रश्न पूछते। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में प्राप्त की। बाद में उन्होंने रेवेंशॉ कॉलेजिएट स्कूल में प्रवेश लिया। यहीं उनकी मुलाकात महान शिक्षक बेनी माधव दास से हुई। बेनी माधव दास ने सुभाष के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने सुभाष को केवल किताबों का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि देश, समाज और मानवता के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी जगाया। किशोरावस्था में सुभाष ने स्वामी विवेकानंद के विचार पढ़े। विवेकानंद का संदेश, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको, उनके जीवन का प्रेरणा स्रोत बन गया। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के जीवन और आध्यात्मिक विचारों का भी अध्ययन किया। इन महान व्यक्तित्वों से उन्होंने आत्मबल, सेवा, त्याग और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा प्राप्त की। सुभाष बचपन से ही अनुशासन प्रिय थे। वे समय का बहुत सम्मान करते थे, नियमित व्यायाम करते थे और मानसिक तथा शारीरिक विकास पर समान ध्यान देते थे। उनका मानना था कि एक मजबूत राष्ट्र के लिए मजबूत चरित्र वाले युवाओं की आवश्यकता होती है। स्कूल में वे पढ़ाई में हमेशा उत्कृष्ट रहे। वे केवल रटकर पढ़ने वाले छात्र नहीं थे, बल्कि हर विषय को गहराई से समझने का प्रयास करते थे। इतिहास, दर्शन, साहित्य और राजनीति में उनकी विशेष रुचि थी। एक बार उन्होंने सड़क पर एक गरीब और बीमार व्यक्ति को देखा। वे उसकी सहायता के लिए तुरंत आगे आए। ऐसी घटनाओं ने उनके मन में समाज सेवा की भावना को और मजबूत किया। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती गई, उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठने लगा, इतना महान देश भारत अंग्रेजों का गुलाम क्यों है? यह प्रश्न धीरे धीरे उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। उन्हें अब भी नहीं पता था कि एक दिन वे लाखों भारतीयों के नेता बनेंगे, अपनी जान की परवाह किए बिना आजादी की लड़ाई लड़ेंगे और इतिहास उन्हें नेताजी के नाम से याद करेगा। प्रथम भाग में आपने जाना कि किस प्रकार कटक की पवित्र धरती पर जन्मे एक बालक ने बचपन से ही अनुशासन, ज्ञान और देशभक्ति को अपने जीवन का आधार बनाया। लेकिन अब उनके जीवन का वह अध्याय शुरू होने वाला था, जहां उन्हें अपने भविष्य और अपने देश के बीच एक कठिन निर्णय लेना था।
स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद सुभाष चंद्र बोस उच्च शिक्षा के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज पहुंचे। उस समय कोलकाता केवल शिक्षा का केंद्र ही नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन का भी प्रमुख केंद्र बन चुका था। यहाँ देशभक्ति की लहर तेजी से फैल रही थी। युवा छात्र अंग्रेज शासन के विरुद्ध आवाज उठाने लगे थे। सुभाष चंद्र बोस पढ़ाई में अत्यंत प्रतिभाशाली थे। वे दर्शनशास्त्र, इतिहास, राजनीति और साहित्य जैसे विषयों में गहरी रुचि रखते थे। लेकिन वे केवल किताबों तक सीमित नहीं थे। उनके भीतर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस भी था। प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक अंग्रेज प्रोफेसर द्वारा भारतीय छात्रों के साथ अपमानजनक व्यवहार की घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस विवाद के बाद सुभाष को कॉलेज छोड़ना पड़ा। यह घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बनी। इसके बाद उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अपनी पढ़ाई जारी रखी और दर्शन शास्त्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनके पिता जानकीनाथ बोस चाहते थे कि उनका बेटा भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में जाए। उस समय आईसीएस को ब्रिटिश शासन की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन सेवाओं में गिना जाता था। इसमें चयन होना किसी भी भारतीय के लिए बहुत बड़ा सम्मान माना जाता था। पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए सुभाष इंग्लैंड चले गए। उन्होंने फिट्जविलियम हॉल, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन शुरू किया और पूरी लगन से आईसीएस परीक्षा की तैयारी की। यह परीक्षा अत्यंत कठिन थी। दुनिया भर के प्रतिभाशाली विद्यार्थी इसमें भाग लेते थे। सुभाष दिन रात मेहनत करते रहे। उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता, अनुशासन और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने भारतीय सिविल सेवा आईसीएस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि पूरे परिवार और भारत के लिए गर्व की बात थी। उस समय बहुत कम भारतीय इस परीक्षा में सफल हो पाते थे। अब उनके सामने एक शानदार भविष्य था। उन्हें ब्रिटिश सरकार के उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्ति मिल सकती थी। अच्छा वेतन, सम्मान, अधिकार और सुरक्षित जीवन, सब कुछ उनके सामने था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के मन में एक गहरा संघर्ष चल रहा था। वे स्वयं से प्रश्न करते थे, क्या मैं उसी सरकार की सेवा कर सकता हूं जो मेरे देशवासियों को गुलाम बनाकर रखे हुए है? दिन प्रतिदिन यह प्रश्न उनके मन में और गहरा होता गया। उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं बना है। उनके सामने दो रास्ते थे। पहला, आरामदायक और प्रतिष्ठित सरकारी जीवन। दूसरा, संघर्ष, जेल, कष्ट और अनिश्चित भविष्य से भरा देश सेवा का मार्ग। सुभाष ने बिना किसी संकोच के दूसरा रास्ता चुना। अप्रैल 1921 में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा से अपना इस्तीफा दे दिया। यह निर्णय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। एक ऐसी नौकरी जिसका सपना लाखों लोग देखते थे, सुभाष चंद्र बोस ने देश की सेवा के लिए स्वयं छोड़ दी। उन्होंने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखकर कहा कि उनका जीवन भारत माता की सेवा के लिए समर्पित है और वे अंग्रेजी शासन के अधीन नौकरी नहीं कर सकते। भारत लौटने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। अब वे केवल एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं थे, वे ऐसे युवा बन चुके थे जिसने देश के लिए अपना सुनहरा भविष्य त्याग दिया था। भारत लौटते ही उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी शक्ति से भाग लेंगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात उस महान नेता से हुई जिसने उनके राजनीतिक जीवन की दिशा बदल दी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने सुभाष की प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने कहा, भारत को ऐसे ही निडर और समर्पित युवाओं की आवश्यकता है। सुभाष ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। अब सुभाष चंद्र बोस का जीवन पूरी तरह राष्ट्र सेवा को समर्पित हो चुका था। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले वर्षों में उन्हें कई बार जेल जाना पड़ेगा, निर्वासन झेलना पड़ेगा और अंततः वे लाखों भारतीयों के प्रिय नेताजी बनेंगे। भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उनका जीवन अब केवल राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित है। भारतीय सिविल सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर वे सीधे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उनकी मुलाकात महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास से हुई। सुभाष उन्हें प्रेम और सम्मान से देशबंधु कहकर संबोधित करते थे। चित्तरंजन दास ने सुभाष की प्रतिभा, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने कहा, भारत का भविष्य ऐसे ही निडर युवाओं के हाथों में सुरक्षित है। सुभाष ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिया और उनके मार्गदर्शन में कार्य करना शुरू किया। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी। सुभाष भी कांग्रेस से जुड़ गए, लेकिन उनका स्वभाव अत्यंत सक्रिय और साहसी था।
वे मानते थे कि केवल प्रस्ताव पारित करने से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, बल्कि संगठित जनशक्ति और दृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता होगी। इसी दौरान देश में असहयोग आंदोलन की लहर चल रही थी। सुभाष गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को स्वतंत्रता के लिए जागरूक करने लगे। उनके भाषणों में अद्भुत ऊर्जा होती थी। वे युवाओं से कहते, देश केवल नेताओं से नहीं, बल्कि जागरूक युवाओं से स्वतंत्र होगा। बहुत जल्द वे बंगाल के युवाओं के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। सुभाष की बढ़ती लोकप्रियता अंग्रेज सरकार को पसंद नहीं आई। 1921 में उन्हें पहली बार गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल की कठिन परिस्थितियां भी उनके साहस को कम नहीं कर सकीं। उन्होंने जेल में भी पढ़ाई जारी रखी। वे इतिहास, राजनीति, दर्शन और विश्व की क्रांतियों का अध्ययन करते रहे। रिहा होने के बाद वे फिर से स्वतंत्रता आंदोलन में जुट गए। कुछ समय बाद चित्तरंजन दास ने कलकत्ता नगर निगम का नेतृत्व संभाला। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नियुक्त किया। यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण था। सुभाष ने इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाया। उन्होंने नगर प्रशासन में अनुशासन लाने, सफाई व्यवस्था सुधारने, शिक्षा और जनसेवा को बेहतर बनाने के लिए अनेक प्रयास किए। लेकिन अंग्रेज सरकार को यह सब स्वीकार नहीं था। उन्हें डर था कि सुभाष प्रशासनिक अनुभव प्राप्त कर और भी बड़े नेता बन जाएंगे। इसी कारण 1924 में उन्हें बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें भारत से बहुत दूर मांडले जेल भेज दिया गया। मांडले जेल का जीवन अत्यंत कठिन था। भीषण गर्मी, अस्वास्थ्यकर वातावरण, सीमित भोजन और परिवार से हजारों किलोमीटर की दूरी। इन परिस्थितियों में अनेक कैदी बीमार पड़ जाते थे। सुभाष चंद्र बोस भी गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे प्रतिदिन पढ़ते, लिखते और भारत के भविष्य के बारे में सोचते। वे मानते थे कि एक सच्चा क्रांतिकारी कठिनाइयों से भागता नहीं, बल्कि उनसे और मजबूत बनकर निकलता है। लगभग 2.5 वर्ष तक जेल में रहने के बाद उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि ब्रिटिश सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा। लेकिन रिहाई के बाद भी उन्होंने विश्राम नहीं किया। वे पहले से अधिक जोश के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में लौट आए। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही थी। देश भर के युवा उन्हें अपना आदर्श मानने लगे। उनकी वाणी में जोश था, उनके व्यक्तित्व में अनुशासन था और उनके भीतर देश के लिए सब कुछ बलिदान कर देने का साहस था। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति ने भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव रखा। इसी समय सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेता यह मांग कर रहे थे कि भारत को केवल डोमिनियन स्टेटस नहीं, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज मिलनी चाहिए। उनकी यह मांग उस समय बहुत साहसी मानी जाती थी। धीरे धीरे कांग्रेस के भीतर भी उनकी पहचान एक तेजस्वी, दूरदर्शी और निडर नेता के रूप में बनने लगी। 1930 के दशक की शुरुआत तक सुभाष चंद्र बोस पूरे भारत में युवाओं के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने लगे। अंग्रेज सरकार उन्हें अपना सबसे खतरनाक राजनीतिक विरोधी मानने लगी थी, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। जल्द ही वे कांग्रेस के सर्वोच्च पद तक पहुंचेंगे। फिर उनके और महात्मा गांधी के बीच स्वतंत्रता प्राप्त करने की रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण वैचारिक मतभेद सामने आएंगे और अंततः सुभाष चंद्र बोस ऐसा निर्णय लेंगे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास बदल देगा। मांडले जेल की कठिन यातनाएं झेलने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस का उत्साह कम नहीं हुआ। इसके विपरीत वे पहले से अधिक दृढ़ संकल्प के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में जुट गए। उनका मानना था कि भारत को केवल सुधारों या छोटे छोटे राजनीतिक अधिकारों से संतोष नहीं करना चाहिए। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, पूर्ण स्वतंत्रता। 1930 के दशक में सुभाष चंद्र बोस पूरे देश में अत्यंत लोकप्रिय हो चुके थे। विशेष रूप से युवा उन्हें अपने सबसे प्रेरणादायक नेता के रूप में देखने लगे थे। वे जहां भी भाषण देने जाते, हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती। उनकी आवाज में जोश था, उनके शब्दों में आत्मविश्वास था और उनके व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण था कि लोग घंटों तक उन्हें सुनते रहते। इसी दौरान उन्हें कई बार अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार किया। कभी जेल भेजा गया, कभी नजरबंद किया गया और कभी स्वास्थ्य कारणों से विदेश जाने की अनुमति दी गई। यूरोप में रहने के दौरान उन्होंने कई देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया। उन्होंने यह समझने का प्रयास किया कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन कैसे प्राप्त किया जा सकता है।
1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यह उनके राजनीतिक जीवन की एक बड़ी उपलब्धि थी। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए आधुनिक उद्योग, वैज्ञानिक अनुसंधान, राष्ट्रीय योजना, तकनीकी शिक्षा और मजबूत रक्षा व्यवस्था पर जोर दिया। वे मानते थे कि आजाद भारत को केवल राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक और वैज्ञानिक रूप से भी शक्तिशाली बनना होगा। उनके विचार उस समय काफी आधुनिक और दूरदर्शी माने गए, लेकिन जल्द ही कांग्रेस के भीतर मतभेद उभरने लगे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने की रणनीति अलग-अलग थी। गांधी जी सत्य, अहिंसा और जनांदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि यदि परिस्थितियां मांग करें तो भारत को अधिक सक्रिय और निर्णायक रणनीति अपनानी चाहिए। वे यह भी मानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का उपयोग कर अंग्रेजी शासन पर दबाव बनाया जा सकता है। इन मतभेदों के बावजूद दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत सम्मान बना रहा। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्होंने वरिष्ठ नेता पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर दूसरी बार अध्यक्ष पद जीता। यह जीत ऐतिहासिक थी, लेकिन इसके बाद कांग्रेस के भीतर मतभेद और गहरे हो गए। कार्य समिति के कई प्रमुख सदस्यों ने उनके साथ काम करने में कठिनाई जताई। ऐसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस ने संगठन में टकराव बढ़ाने के बजाय कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मेरे लिए पद से अधिक महत्वपूर्ण भारत की स्वतंत्रता है। इसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य देश भर के राष्ट्रवादी और प्रगतिशील लोगों को एक मंच पर लाना था। सुभाष चंद्र बोस लगातार देश भर में यात्राएं कर रहे थे। उनके भाषणों से अंग्रेज सरकार चिंतित हो उठी। ब्रिटिश प्रशासन को लगा कि यदि उन्हें खुला छोड़ दिया गया तो वे पूरे देश में व्यापक जनांदोलन खड़ा कर सकते हैं। इसलिए उन्हें उनके कोलकाता स्थित घर में कड़ी निगरानी के साथ नजरबंद कर दिया गया। घर के बाहर पुलिस का पहरा था। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाती थी। अंग्रेजों को विश्वास था कि अब सुभाष चंद्र बोस कहीं नहीं जा पाएंगे, लेकिन वे नेताजी को नहीं जानते थे। सुभाष चंद्र बोस ने एक साहसी योजना बनाई। उन्होंने अपने परिवार के कुछ विश्वसनीय सदस्यों के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारत से निकलने की तैयारी शुरू की। 16 जनवरी 1941 की रात कोलकाता का वातावरण शांत था। अंग्रेज पुलिस को लगा कि सुभाष अपने कमरे में विश्राम कर रहे हैं, लेकिन उसी रात उन्होंने अपनी प्रसिद्ध योजना को अंजाम दिया। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी थी, साधारण कपड़े पहने, एक लंबा कोट और पगड़ी धारण की और एक बीमा एजेंट या उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के मुस्लिम सज्जन के वेश में घर से निकल पड़े। इस यात्रा के दौरान उन्होंने मोहम्मद जियाउद्दीन नाम का भी उपयोग किया। उनके भतीजे शिशिर कुमार बोस ने कार चलाकर उन्हें कोलकाता से गोमो, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन तक पहुंचाया। वहां से उन्होंने रेल यात्रा शुरू की। हर स्टेशन पर गिरफ्तारी का खतरा था। यदि अंग्रेजों को उनकी पहचान हो जाती तो पूरी योजना विफल हो जाती, लेकिन उनका साहस और सूझबूझ अद्भुत थी। वे सुरक्षित रूप से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते गए और अंततः पेशावर पहुंचे। यहीं से उनके जीवन का सबसे रोमांचक अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू हुआ। भारत की सीमाएं पीछे छूट रही थीं। सामने था अफगानिस्तान, फिर सोवियत संघ के रास्ते यूरोप और अंततः जर्मनी। उनका उद्देश्य केवल एक था, भारत की स्वतंत्रता के लिए विश्व स्तर पर सहयोग प्राप्त करना। नेताजी अब भारत से बाहर थे, लेकिन उनका हृदय हर पल भारत माता की स्वतंत्रता के लिए धड़क रहा था। भारत से सफलतापूर्वक निकलने के बाद सुभाष चंद्र बोस का मिशन अब और भी कठिन हो चुका था। अब वे केवल अंग्रेजों से बचकर भाग नहीं रहे थे, बल्कि पूरे विश्व में भारत की आज़ादी के लिए समर्थन जुटाने निकले थे। यह यात्रा अत्यंत जोखिम भरी थी। यदि किसी भी देश में उनकी पहचान उजागर हो जाती तो अंग्रेज सरकार उन्हें गिरफ्तार कर भारत वापस ला सकती थी। पेशावर पहुंचने के बाद नेताजी ने कुछ विश्वसनीय सहयोगियों की सहायता से अफगानिस्तान की ओर प्रस्थान किया। पहाड़ों, कठिन रास्तों और लगातार बदलती पहचान के बीच उन्होंने सीमा पार की और काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने कई सप्ताह अत्यंत गुप्त रूप से बिताए। वे जानते थे कि उनका हर कदम भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ है। उनका लक्ष्य था यूरोप पहुंचना, जहां से वे ब्रिटेन के विरोधी देशों के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटा सकें।
कठिन प्रयासों और गुप्त संपर्कों के बाद वे सोवियत क्षेत्र से होते हुए अंततः बर्लिन पहुंचे। अब नेताजी पहली बार यूरोप के राजनीतिक केंद्र में थे। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। ब्रिटेन, जर्मनी और कई अन्य शक्तियां युद्ध में शामिल थीं। नेताजी ने इस वैश्विक परिस्थिति को भारत की स्वतंत्रता के लिए एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने जर्मनी में फरी इंडिया सेंटर की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य था विदेशों में रहने वाले भारतीयों को संगठित करना, भारत की स्वतंत्रता की आवाज विश्व तक पहुंचाना, भारतीय युद्धबंदियों को एकजुट करना, भविष्य में एक स्वतंत्र भारतीय सेना की नींव तैयार करना। इसी दौरान नेताजी ने आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की। इस रेडियो से वे हिंदी, उर्दू, बंगाली, तमिल, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में भारतवासियों को संबोधित करते थे। जब भारतीयों ने पहली बार रेडियो पर उनकी आवाज सुनी तो पूरे देश में उत्साह की लहर दौड़ गई। वे अपने संदेश में कहते, भारतवासियों, संघर्ष जारी रखो, स्वतंत्रता दूर नहीं है, वह दिन अवश्य आएगा जब हमारा तिरंगा स्वतंत्र भारत में लहराएगा। उनकी आवाज सीमाओं को पार कर लाखों भारतीयों तक पहुंचने लगी। जर्मनी में उन्होंने उन भारतीय सैनिकों से भी मुलाकात की जो युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में रहते हुए बंदी बना लिए गए थे। नेताजी ने उनसे कहा, क्या तुम अंग्रेजों की सेना के लिए लड़ते रहोगे या अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाओगे? उनके जोशीले भाषणों से अनेक भारतीय सैनिक प्रेरित हुए। इन्हीं सैनिकों से आगे चलकर इंडियन लीजन का गठन हुआ। इस सेना का उद्देश्य भविष्य में भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना था। इसी दौरान नेताजी की मुलाकात जर्मनी के शासक एडोल्फ हिटलर से भी हुई। नेताजी का उद्देश्य स्पष्ट था, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। हालांकि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हुईं। जर्मनी की प्राथमिकता यूरोप का युद्ध था, जबकि नेताजी का पूरा ध्यान भारत की आज़ादी पर केंद्रित था। कुछ समय बाद नेताजी ने महसूस किया कि भारत की स्वतंत्रता के लिए वास्तविक सैन्य अवसर पूर्वी एशिया में अधिक हैं। उस समय जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया के कई क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जहां बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक और प्रवासी भारतीय मौजूद थे। नेताजी ने निर्णय लिया कि अब उन्हें जर्मनी छोड़कर जापान पहुंचना होगा, लेकिन यह यात्रा साधारण नहीं थी। उस समय समुद्री मार्ग युद्ध के कारण अत्यंत खतरनाक थे। ब्रिटिश नौसेना हर जहाज पर नजर रख रही थी। फिर भी नेताजी ने इतिहास का सबसे साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने जर्मन पनडुब्बी से यात्रा शुरू की। हजारों किलोमीटर तक समुद्र की गहराइयों में चलने वाली इस यात्रा में हर क्षण मृत्यु का खतरा था। समुद्र के बीच एक ऐतिहासिक घटना हुई। नेताजी जर्मन पनडुब्बी से उतरकर जापानी पनडुब्बी में स्थानांतरित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह अत्यंत दुर्लभ और जोखिमपूर्ण अभियान था। कई सप्ताह तक समुद्र में यात्रा करने के बाद वे सुरक्षित रूप से एशिया पहुंचे। अब उनका लक्ष्य पहले से कहीं अधिक स्पष्ट था। वे एक ऐसी भारतीय सेना का नेतृत्व करना चाहते थे जो हथियारों के बल पर भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करे। पूर्वी एशिया में हजारों भारतीय उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और वहीं उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित थे महान क्रांतिकारी रासबिहारी बोस। बहुत जल्द सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की कमान संभालने वाले थे और यहीं से वे पूरे विश्व में नेताजी के नाम से अमर हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजादी के लिए सब कुछ न्योछावर करने वाले अमर योद्धा। जर्मनी से हजारों किलोमीटर की साहसिक पनडुब्बी यात्रा के बाद सुभाष चंद्र बोस दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे। अब उनके सामने वह अवसर था जिसका वे वर्षों से इंतजार कर रहे थे, भारत की स्वतंत्रता के लिए एक संगठित भारतीय सेना का नेतृत्व। दक्षिण पूर्व एशिया में उनका भव्य स्वागत हुआ। हजारों प्रवासी भारतीय व्यापारी, मजदूर और सैनिक उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। सभी की आंखों में एक ही आशा थी, अब भारत की आजादी की लड़ाई एक नए चरण में प्रवेश करेगी। वहीं उनकी मुलाकात महान क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से हुई। रासबिहारी बोस कई वर्षों से जापान में रहकर भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहे थे। उन्होंने भारतीय सैनिकों और प्रवासी भारतीयों को संगठित करके आजाद हिंद फौज की नींव रखी थी। लेकिन वे जानते थे कि इस सेना को एक ऐसे युवा, साहसी और दूरदर्शी नेता की आवश्यकता है जो इसे निर्णायक दिशा दे सके। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। यहीं से सुभाष चंद्र बोस पूरे विश्व में नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। नेताजी ने सेना की कमान संभालते ही सैनिकों को संबोधित किया।
उनका भाषण भारतीय इतिहास के सबसे प्रेरणादायक भाषणों में गिना जाता है। उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये केवल शब्द नहीं थे, यह एक ऐसी पुकार थी जिसने हजारों भारतीय युवाओं के हृदय में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। नेताजी ने स्पष्ट कहा, स्वतंत्रता भीख में नहीं मिलती, उसके लिए त्याग, साहस और बलिदान देना पड़ता है। हजारों युवाओं ने उसी समय आजाद हिंद फौज में शामिल होने का निर्णय लिया। अब नेताजी ने सेना के पुनर्गठन का कार्य शुरू किया। उन्होंने सैनिकों में कठोर अनुशासन लागू किया, नियमित प्रशिक्षण शुरू हुआ, आधुनिक सैन्य रणनीति सिखाई गई। सैनिकों को केवल युद्ध लड़ना ही नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति, त्याग और अनुशासन का भी पाठ पढ़ाया गया। नेताजी हर सैनिक से व्यक्तिगत रूप से मिलते। वे उनके परिवार, उनकी कठिनाइयों और उनके सपनों के बारे में पूछते। यही कारण था कि सैनिक उन्हें केवल अपना सेनापति नहीं, बल्कि अपना मार्गदर्शक मानते थे। नेताजी का अगला ऐतिहासिक नारा था, दिल्ली चलो। उन्होंने कहा, हमारा अंतिम लक्ष्य दिल्ली है। जब तक लाल किले पर भारत का तिरंगा नहीं लहराएगा, तब तक हमारा संघर्ष समाप्त नहीं होगा। दिल्ली चलो का नारा पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में गूंज उठा। आजाद हिंद फौज का अभिवादन बना, जय हिंद। आज यही जय हिंद भारत का सबसे लोकप्रिय राष्ट्रीय अभिवादन है। नेताजी का विश्वास था कि स्वतंत्रता की लड़ाई में महिलाओं की भूमिका भी पुरुषों के समान महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ उन्होंने महिलाओं की एक विशेष सैन्य इकाई बनाई, रानी झांसी रेजिमेंट। इस रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल को सौंपा गया। यह उस समय की दुनिया की सबसे प्रेरणादायक महिला सैन्य इकाइयों में से एक थी। सैकड़ों भारतीय महिलाओं ने हथियार उठाए और देश की स्वतंत्रता के लिए प्रशिक्षण लिया। नेताजी का मानना था, जब महिलाएं राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आती हैं, तब उस राष्ट्र को कोई पराजित नहीं कर सकता। दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले भारतीयों ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग किया। किसी ने धन दिया, किसी ने आभूषण दान किए, किसी ने अपने बेटे सेना में भेजे। कई परिवारों ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी स्वतंत्रता आंदोलन को समर्पित कर दी। नेताजी हर सभा में एक ही बात दोहराते, हमारा उद्देश्य किसी देश पर अधिकार करना नहीं, बल्कि अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराना है। उन्होंने सैनिकों को हमेशा यह आदेश दिया कि जहां भी वे जाएं, वहां के नागरिकों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करें और अनुशासन बनाए रखें। धीरे धीरे आजाद हिंद फौज की संख्या बढ़ती गई। यह सेना अब केवल एक सपना नहीं रही, यह भारत की स्वतंत्रता के लिए तैयार एक संगठित सैन्य शक्ति बन चुकी थी। इसके बाद नेताजी ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने निर्णय लिया कि अब केवल सेना ही नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र भारतीय सरकार भी बनाई जाएगी, ताकि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि भारत अपनी आज़ादी के लिए संगठित और तैयार है। यह निर्णय इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाला था। जल्द ही आजाद हिंद सरकार की स्थापना होगी। भारतीय तिरंगा विदेशी धरती पर आधिकारिक रूप से फहराया जाएगा और आजाद हिंद फौज भारत की सीमाओं की ओर कूच करेगी। दक्षिण पूर्व एशिया में आजाद हिंद फौज का संगठन मजबूत होने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महसूस किया कि केवल एक सेना बनाना पर्याप्त नहीं है। यदि भारत को वास्तव में स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है, तो उसके पास अपनी राजनीतिक सरकार का स्वरूप भी होना चाहिए। इसी विचार के साथ नेताजी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद की अस्थायी सरकार यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की स्थापना की घोषणा की। इस सरकार को आमतौर पर आजाद हिंद सरकार कहा जाता है। नेताजी स्वयं इसके प्रधान बने। उनके साथ विदेशों में रहने वाले अनेक भारतीय और स्वतंत्रता समर्थक लोग जुड़े। आजाद हिंद सरकार का उद्देश्य स्पष्ट था, ब्रिटिश शासन को समाप्त करना और एक स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना करना। इस सरकार ने अपना झंडा, मुद्रा, टिकट और प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया। जापान, जर्मनी, इटली और कुछ अन्य धुरी शक्तियों सहित कई देशों ने इस सरकार को मान्यता दी। नेताजी के लिए यह केवल प्रतीकात्मक कदम नहीं था, वे पूरी दुनिया को यह संदेश देना चाहते थे कि भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए स्वयं राजनीतिक और सैन्य रूप से संगठित हो रहा है। कुछ ही समय बाद एक और ऐतिहासिक घटना हुई। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीपों का प्रशासन आजाद हिंद सरकार को सौंपने की घोषणा की। दिसंबर 1943 में नेताजी स्वयं अंडमान पहुंचे। वहां उन्होंने भारतीय तिरंगा फहराया। उन्होंने अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज रखा।
यह घटना आजाद हिंद आंदोलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पहली बार भारतीय स्वतंत्रता के नाम पर एक क्षेत्र को प्रतीकात्मक रूप से भारतीय प्रशासन के अधीन बताया गया। लेकिन नेताजी जानते थे कि केवल प्रतीकों से भारत स्वतंत्र नहीं होगा। अब वास्तविक सैन्य अभियान की बारी थी। आजाद हिंद फौज को जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश भारत की सीमा की ओर बढ़ना था। उनका लक्ष्य था भारत में प्रवेश करना, भारतीय सैनिकों और जनता को अपने साथ जोड़ना और अंततः दिल्ली पहुंचना। इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बना मणिपुर और पूर्वोत्तर भारत। 1944 में जापानी सेना और आजाद हिंद फौज ने भारत की सीमा की ओर अभियान शुरू किया। सैनिक कठिन जंगलों, पहाड़ी रास्तों और अत्यंत खराब मौसम से गुजरते हुए आगे बढ़े। आपूर्ति की कमी थी, भोजन की समस्या थी, बीमारी फैल रही थी, लेकिन सैनिकों के मन में एक ही सपना था, दिल्ली पहुंचना। इसी दौरान आजाद हिंद फौज के सैनिक भारतीय सीमा के भीतर पहुंचे। मणिपुर के मोइरांग में आजाद हिंद आंदोलन से जुड़े सैनिकों ने तिरंगा फहराया। यह घटना आजाद हिंद फौज के इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गई। नेताजी ने सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, दिल्ली चलो। यह नारा अब केवल भाषणों तक सीमित नहीं था। सैनिक सचमुच भारत की राजधानी की ओर बढ़ना चाहते थे। लेकिन युद्ध की परिस्थितियां तेजी से बदल रही थीं। जापानी सेना और आजाद हिंद फौज को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मित्र राष्ट्रों की सैन्य शक्ति बढ़ती जा रही थी। हवाई सहायता और आपूर्ति की कमी के कारण आगे बढ़ना मुश्किल होता गया। इम्फाल और कोहिमा के युद्ध में जापानी सेना और उसके सहयोगी बलों को निर्णायक सफलता नहीं मिली। भारी बारिश, बीमारी, भोजन और हथियारों की कमी तथा कठिन भौगोलिक परिस्थितियों ने स्थिति और कठिन बना दी। आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने बहुत साहस दिखाया, लेकिन परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं थीं। धीरे धीरे उन्हें पीछे हटना पड़ा। यह नेताजी के जीवन का अत्यंत कठिन समय था। जिस सेना को उन्होंने भारत की धरती पर स्वतंत्रता का झंडा फहराने के लिए तैयार किया था, वह अब कठिन परिस्थितियों में पीछे हटने को मजबूर थी। लेकिन नेताजी ने अपने सैनिकों का मनोबल टूटने नहीं दिया। वे कहते रहे कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनका विश्वास था कि यदि आजाद हिंद फौज भारत के लोगों के मन में स्वतंत्रता की आग जला देती है, तो भविष्य में अंग्रेजी शासन के लिए भारत पर शासन करना और कठिन हो जाएगा। और इतिहास ने बाद में दिखाया कि आजाद हिंद फौज का प्रभाव केवल उसके सैन्य अभियानों तक सीमित नहीं रहा। जब उसके सैनिकों पर बाद में मुकदमे चलाए गए तो पूरे भारत में उनके समर्थन में भारी जनभावना पैदा हुई। भारतीय जनता ने महसूस किया कि ये सैनिक भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। आजाद हिंद फौज के नाम ने भारतीय सैनिकों और जनता के बीच ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा को भी प्रभावित किया। लेकिन उस समय नेताजी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी युद्ध का बदलता हुआ परिणाम। जापान कमजोर पड़ रहा था, जर्मनी पहले ही हार की ओर बढ़ चुका था और मित्र राष्ट्र लगातार आगे बढ़ रहे थे। नेताजी को अब एक नई रणनीति की आवश्यकता थी। लेकिन परिस्थितियां इतनी तेजी से बदलने वाली थीं कि आने वाले महीनों में उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा था। आजाद हिंद फौज कठिन परिस्थितियों में थी और फिर अगस्त 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। नेताजी के सामने अब एक बहुत बड़ा प्रश्न था, आजाद हिंद आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। वे एक नए रास्ते की तलाश में थे और इसी तलाश में वे एक ऐसी यात्रा पर निकले जिसके बाद उनके जीवन को लेकर इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य जन्म लेगा। 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। जर्मनी पराजित हो चुका था और जापान भी लगातार कमजोर होता जा रहा था। जापान के आत्मसमर्पण के बाद आजाद हिंद फौज के लिए परिस्थितियां अत्यंत कठिन हो गईं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि वे अपने आंदोलन को किस प्रकार जीवित रखें। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उनका उद्देश्य अब भी वही था, भारत की स्वतंत्रता। वे दक्षिण पूर्व एशिया से निकलकर आगे की रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे थे। उपलब्ध ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार वे जापानी नियंत्रण वाले क्षेत्रों से होते हुए सोवियत संघ की ओर जाने की योजना पर विचार कर रहे थे, ताकि वहां से स्वतंत्रता संघर्ष को किसी नए रूप में आगे बढ़ाया जा सके। अगस्त 1945 में वे ताइवान के तत्कालीन नाम फॉर्मोसा के ताइहोकू हवाई अड्डे की ओर जाने वाली यात्रा पर थे।
18 अगस्त 1945 को एक जापानी सैन्य विमान ने ताइहोकू से उड़ान भरी। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में कई लोग मारे गए और कई घायल हुए। जापानी पक्ष से सामने आए विवरणों के अनुसार सुभाष चंद्र बोस भी इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उनके साथ यात्रा कर रहे हबीबुर रहमान ने भी बाद में यही बताया कि नेताजी विमान दुर्घटना में घायल हुए थे और उनकी मृत्यु हुई। बताया जाता है कि उनका अंतिम संस्कार ताइहोकू में किया गया और उनकी अस्थियां बाद में जापान के रेनकोजी मंदिर में रखी गईं। लेकिन यहीं से इतिहास का एक बड़ा रहस्य शुरू हुआ। भारत में बहुत से लोगों ने नेताजी की मृत्यु की खबर पर विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि इतने बड़े नेता की मृत्यु के संबंध में भारत के लोगों के सामने तुरंत कोई स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था। देश पहले से ही स्वतंत्रता के अंतिम दौर में था और नेताजी के समर्थकों को आशा थी कि वे किसी दिन वापस लौटेंगे। समय बीतता गया लेकिन नेताजी वापस नहीं आए। उनकी मृत्यु को लेकर अनेक प्रश्न उठते रहे। क्या विमान दुर्घटना वास्तव में हुई थी? क्या उसमें नेताजी मौजूद थे? क्या वे दुर्घटना में जीवित बचे थे? क्या वे सोवियत संघ पहुंचे या फिर उन्होंने किसी कारण से अपनी पहचान गुप्त रखी? इन प्रश्नों ने भारत में दशकों तक बहस को जन्म दिया। सरकार ने इस विषय की जांच के लिए अलग अलग समितियां और आयोग बनाए। सबसे पहले शाहनवाज समिति ने मामले की जांच की। समिति ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष दिया कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी। बाद में खोसला आयोग ने भी विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु के निष्कर्ष का समर्थन किया, लेकिन विवाद समाप्त नहीं हुआ। बाद में भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग के माध्यम से भी इस मामले की जांच कराई। मुखर्जी आयोग ने उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद विमान दुर्घटना वाली कहानी पर संदेह व्यक्त किया और कहा कि उपलब्ध सामग्री से यह निश्चित रूप से सिद्ध नहीं होता कि नेताजी की मृत्यु उसी विमान दुर्घटना में हुई थी। आयोग ने रेणकोजी मंदिर में रखी अस्थियों को भी नेताजी की अस्थियां मानने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं माना। हालांकि भारत सरकार ने आयोग की कुछ प्रमुख बातों को स्वीकार नहीं किया। इसलिए नेताजी की मृत्यु का प्रश्न आज भी ऐतिहासिक चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ एक बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। नेताजी के जीवित रहने से जुड़ी अनेक कहानियां और दावे समय समय पर सामने आए हैं, लेकिन उनके जीवित रहने का निर्णायक और सर्वमान्य प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसी कारण इतिहास में सामान्यतः दो प्रमुख दृष्टिकोण दिखाई देते हैं। पहला दृष्टिकोण यह है कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू विमान दुर्घटना के बाद हुई। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि उनकी मृत्यु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अब भी अनुत्तरित हैं। इसी रहस्य ने नेताजी को भारतीय इतिहास के सबसे चर्चित व्यक्तित्वों में से एक बना दिया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई, बल्कि समय के साथ नेताजी का नाम और भी शक्तिशाली प्रतीक बन गया। उनके सैनिकों पर चलाए गए आजाद हिंद फौज के मुकदमे ने भारत में जबरदस्त जनभावना पैदा की। दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज के अधिकारियों शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर मुकदमा चलाया गया। इन मुकदमों ने पूरे भारत में लोगों को आंदोलित कर दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य समुदायों के लोग उनके समर्थन में एकजुट हुए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि नेताजी द्वारा बोई गई राष्ट्रीय एकता की भावना कितनी गहरी थी। उनका सपना केवल अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना नहीं था। वे एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जो आधुनिक, शक्तिशाली, वैज्ञानिक और सामाजिक रूप से एकजुट हो। वे चाहते थे कि भारत में जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर भेदभाव कम हो और सभी नागरिक स्वयं को एक राष्ट्र का हिस्सा समझें। नेताजी की अंतिम यात्रा चाहे जिस निष्कर्ष तक पहुंची हो, उनके विचारों और संघर्ष का प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर स्थायी रहा। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं का नाम नहीं है। इतिहास उन लोगों के सपनों और बलिदानों की कहानी भी है जिन्होंने अपने वर्तमान को आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए समर्पित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन में आराम का रास्ता चुनने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना। उन्होंने प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी छोड़ी, जेल गए, निर्वासन झेला, देश से गुप्त रूप से बाहर निकले, विदेशों में भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाया, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया और अंत तक भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते रहे। आज जब हम उनका नाम लेते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो हमारे सामने केवल एक सैनिक नेता की तस्वीर नहीं आती,
हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर आती है जिसने अपने पूरे जीवन को राष्ट्र के नाम कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन केवल स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं की कहानी नहीं है। उनके व्यक्तित्व में एक ऐसी विचारधारा थी जिसमें राष्ट्र प्रेम, अनुशासन, त्याग, सामाजिक समानता, आधुनिक विज्ञान और मजबूत नेतृत्व का अनोखा मेल दिखाई देता है। वे मानते थे कि स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का नाम नहीं है। उनके लिए सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ था ऐसा भारत बनाना जहां हर नागरिक को सम्मान मिले, देश आर्थिक रूप से मजबूत हो, विज्ञान और तकनीक का विकास हो और भारत दुनिया के सामने एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में खड़ा हो। नेताजी का राष्ट्रवाद किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं था। आजाद हिंद फौज में अलग अलग धर्मों और क्षेत्रों के लोग एक साथ लड़ रहे थे। उनके लिए सैनिक की पहचान सबसे पहले भारतीय थी। आजाद हिंद फौज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और विभिन्न भाषाएं तथा क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के लोग एक साथ मौजूद थे। यही नेताजी के भारत की कल्पना की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। उनका प्रसिद्ध अभिवादन था, जय हिंद। यह केवल एक नारा नहीं था, यह एक ऐसे भारत की कल्पना का प्रतीक था जहां हर भारतीय स्वयं को एक राष्ट्र का हिस्सा समझे। नेताजी के नेतृत्व की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी अनुशासन। वे मानते थे कि केवल उत्साह से कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। उत्साह के साथ अनुशासन, संगठन और निरंतर मेहनत भी आवश्यक है। वे अपने सैनिकों से कठोर प्रशिक्षण की अपेक्षा करते थे, लेकिन स्वयं भी अनुशासन का पालन करते थे। वे समय के महत्व को समझते थे। उनका जीवन अत्यंत व्यस्त था। वे लगातार यात्राएं करते, बैठकें करते, भाषण देते और सैनिकों की तैयारियों का निरीक्षण करते। उनके व्यक्तित्व का एक और महत्वपूर्ण गुण था निर्णय लेने का साहस। जब उन्होंने भारतीय सिविल सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ी, तब वे जानते थे कि आगे का जीवन कठिन हो सकता है। जब उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तब उन्हें पता था कि इससे उनका राजनीतिक रास्ता और कठिन हो सकता है। जब वे ब्रिटिश निगरानी से निकलकर विदेश गए, तब गिरफ्तारी का खतरा हर समय मौजूद था। और जब उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व स्वीकार किया, तब उन्हें पता था कि यह अभियान बेहद कठिन और जोखिमपूर्ण होगा। फिर भी उन्होंने अपने निर्णयों से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। उनके व्यक्तित्व में त्याग की भावना बहुत मजबूत थी। वे केवल दूसरों से बलिदान की अपेक्षा नहीं करते थे, उन्होंने स्वयं अपने जीवन में त्याग किया। उनका व्यक्तिगत जीवन आरामदायक हो सकता था, लेकिन उन्होंने संघर्ष को चुना। इसी कारण उनके अनुयायी उन पर विश्वास करते थे। नेताजी युवाओं को राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। वे चाहते थे कि युवा केवल नौकरी और व्यक्तिगत सफलता तक सीमित न रहें, बल्कि देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझें। उनका संदेश था कि युवा अपने अंदर आत्मविश्वास, अनुशासन और चरित्र का निर्माण करें। वे मानते थे कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में होता है। नेताजी महिलाओं की भूमिका को भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रानी झांसी रेजिमेंट थी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में महिलाओं ने आजाद हिंद फौज में सैन्य प्रशिक्षण लिया। यह उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए एक असाधारण कदम था। नेताजी का विश्वास था कि भारत की स्वतंत्रता केवल पुरुषों का संघर्ष नहीं हो सकती, महिलाओं को भी राष्ट्र निर्माण में समान भूमिका मिलनी चाहिए। नेताजी आधुनिक विज्ञान और औद्योगिक विकास के समर्थक थे। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारत वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी शिक्षा, उद्योग और आधुनिक आधारभूत संरचना में तेजी से आगे बढ़े। उनका विचार था कि गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए योजनाबद्ध आर्थिक विकास आवश्यक है। यही कारण है कि वे स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय योजना और औद्योगिकरण पर विशेष ध्यान देना चाहते थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। नेताजी और महात्मा गांधी के बीच कई राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर मतभेद थे, लेकिन दोनों का अंतिम उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता था। गांधी जी जनांदोलन, सत्य और अहिंसा को स्वतंत्रता संघर्ष का प्रमुख माध्यम मानते थे। नेताजी अधिक सक्रिय और सैन्य रणनीति को भी आवश्यक मानते थे। दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनका समर्पण गहरा था। नेताजी ने गांधी जी को कई अवसरों पर सम्मान दिया। उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। यह संबोधन बाद में व्यापक रूप से प्रसिद्ध हुआ।
यह तथ्य हमें बताता है कि राजनीतिक मतभेद हमेशा व्यक्तिगत शत्रुता का अर्थ नहीं होते। नेताजी के जीवन में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थीं, एमिली शेंकल। यूरोप में रहते समय दोनों के बीच निकट संबंध बने और बाद में उनका पारिवारिक जीवन भी रहा। उनकी बेटी अनीता बोस फाफ का जन्म हुआ। नेताजी का राजनीतिक जीवन इतना व्यस्त और संघर्षपूर्ण था कि उनका पारिवारिक जीवन लंबे समय तक सार्वजनिक चर्चा से दूर रहा। नेताजी के कुछ प्रसिद्ध नारे आज भी भारत में गूंजते हैं। जय हिंद, यह राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश देता है। दिल्ली चलो, यह स्वतंत्रता के अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ने का आह्वान था। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह त्याग और बलिदान की भावना को व्यक्त करता था। हालांकि इन नारों को केवल शब्दों के रूप में नहीं समझना चाहिए। इनके पीछे एक पूरा आंदोलन, एक पूरी सेना और एक स्वतंत्र भारत का सपना था। नेताजी का प्रभाव भारत से बाहर भी पहुंचा। दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीय समुदायों ने उनके नेतृत्व में बड़े पैमाने पर सहयोग दिया। उन्होंने भारतीय प्रवासियों में यह भावना मजबूत की कि वे चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हों, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता में योगदान दे सकते हैं। उनकी मृत्यु या अंतिम यात्रा को लेकर आज भी ऐतिहासिक चर्चा जारी है, लेकिन उनके योगदान का एक पहलू निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सशस्त्र भारतीय आंदोलन खड़ा किया और आजाद हिंद फौज को एक शक्तिशाली राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया। आजाद हिंद फौज के बाद के मुकदमों ने भारत में व्यापक जनभावना पैदा की। लाल किले में चलाए गए मुकदमों ने भारतीय जनता को बड़ी संख्या में एकजुट किया। इन घटनाओं का असर ब्रिटिश भारतीय सेना और नौसेना के भारतीय जवानों की मानसिकता पर भी पड़ा। इस प्रकार नेताजी और आजाद हिंद फौज का प्रभाव युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक गया। उनका जीवन हमें अनेक महत्वपूर्ण सीख देता है। पहली सीख, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहिए। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन कठिनाई का अर्थ यह नहीं कि लक्ष्य गलत है। दूसरी सीख, सफलता के लिए त्याग आवश्यक है। नेताजी ने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के बजाय राष्ट्र सेवा का रास्ता चुना। तीसरी सीख, अनुशासन सफलता की नींव है। प्रतिभा तभी उपयोगी होती है जब उसके साथ अनुशासन और मेहनत हो। चौथी सीख, एकता सबसे बड़ी शक्ति है। आजाद हिंद फौज में अलग अलग धर्मों और क्षेत्रों के लोग एक साथ खड़े थे। और पांचवी सीख, देश के प्रति जिम्मेदारी केवल नेताओं की नहीं, हर नागरिक की होती है। नेताजी का जीवन इसी भावना का उदाहरण है। दोस्तों, अब हम सुभाष चंद्र बोस की इस विस्तृत जीवन यात्रा के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। हमने उनके बचपन से लेकर शिक्षा, भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता, प्रतिष्ठित नौकरी का त्याग, स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश, कांग्रेस के अध्यक्ष बनने, राजनीतिक मतभेदों, भारत से गुप्त रूप से निकलने, जर्मनी और जापान की यात्रा, आजाद हिंद फौज के नेतृत्व, आजाद हिंद सरकार की स्थापना और उनके अंतिम दिनों तक की पूरी कहानी को समझा। लेकिन नेताजी के जीवन में ऐसे कई तथ्य और पहलू भी हैं जिन्हें जानना बेहद रोचक है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। आज उनके जन्मदिन को भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे अपने माता पिता की बड़ी संतान नहीं थे, बल्कि एक बड़े परिवार में पले बढ़े। उनके पिता जानकीनाथ बोस प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता प्रभावती देवी धार्मिक तथा संस्कारी महिला थीं। बचपन से ही सुभाष में अध्ययन और आत्म अनुशासन की विशेष प्रवृत्ति थी। उन्होंने भारतीय और पश्चिमी दोनों प्रकार के विचारों का अध्ययन किया। उनके जीवन पर स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। सेवा, आत्मबल और चरित्र निर्माण उनके व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण आधार बने। सुभाष चंद्र बोस की एक विशेषता यह थी कि वे केवल भावनाओं से निर्णय नहीं लेते थे। वे इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन करते थे। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा की कठिन परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन अंग्रेजी सरकार के अधीन नौकरी करने के बजाय उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह निर्णय बताता है कि उनके लिए व्यक्तिगत सफलता से अधिक महत्वपूर्ण देश की स्वतंत्रता थी। उनके जीवन में जेल यात्राएं भी बार बार आईं। ब्रिटिश सरकार उन्हें खतरनाक राष्ट्रवादी नेता मानती थी। उन्हें भारत की अलग अलग जेलों में रखा गया और एक समय मांडले, बर्मा की जेल में भी भेजा गया। जेल की कठिन परिस्थितियों ने उनके स्वास्थ्य को प्रभावित किया, लेकिन उनका मनोबल नहीं तोड़ सकीं।
इसके बाद वे कांग्रेस के भीतर तेजी से आगे बढ़े और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने। अगले वर्ष वे फिर कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, लेकिन संगठन के भीतर रणनीति को लेकर मतभेदों के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और फिर आया वह क्षण जिसने उनके जीवन को इतिहास का सबसे रोमांचक अध्याय बना दिया। ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से निकलकर वे गुप्त रूप से भारत से बाहर चले गए। उन्होंने अलग अलग पहचान और मार्गों का उपयोग करते हुए अफगानिस्तान और फिर यूरोप का रास्ता अपनाया। जर्मनी में उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने का प्रयास किया। फिर अत्यंत जोखिमपूर्ण पनडुब्बी यात्रा के माध्यम से वे पूर्वी एशिया पहुंचे। वहां उन्होंने रास बिहारी बोस से मुलाकात की और आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। नेताजी ने आजाद हिंद फौज को एक संगठित राष्ट्रीय सेना का रूप देने का प्रयास किया। उन्होंने महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का गठन कराया। कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में इस रेजिमेंट ने भारतीय महिलाओं की सैन्य भागीदारी का एक ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत किया। नेताजी ने सैनिकों को केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की भावना के साथ तैयार किया। उनका प्रसिद्ध नारा जय हिंद आज भी भारत में गर्व और देशभक्ति के साथ बोला जाता है। उनका दूसरा प्रसिद्ध आह्वान दिल्ली चलो आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए लक्ष्य का प्रतीक बन गया और उनका सबसे प्रसिद्ध आह्वान तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, त्याग और संघर्ष की भावना का प्रतीक बन गया। नेताजी ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और अंडमान निकोबार द्वीपों को क्रमशः शहीद और स्वराज नाम दिए। 1944 में आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत की पूर्वी सीमा की ओर अभियान चलाया। मणिपुर के मोइरांग में आजाद हिंद आंदोलन का तिरंगा फहराया गया, लेकिन युद्ध की परिस्थितियां बदल गईं। जापान की सैन्य स्थिति कमजोर होती गई। इम्फाल और कोहिमा के अभियान में सफलता नहीं मिली और आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। फिर जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। नेताजी ने आंदोलन को बचाने के लिए एक नए रास्ते की तलाश शुरू की। यहीं से उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू में एक विमान दुर्घटना की खबर सामने आई। उपलब्ध ऐतिहासिक रिकॉर्ड और कई जांचों के अनुसार नेताजी की मृत्यु उस दुर्घटना के बाद हुई मानी जाती है, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर भारत में लंबे समय तक विवाद और अलग अलग धारणाएं बनी रहीं। शाहनवाज समिति और खोसला आयोग ने विमान दुर्घटना में मृत्यु के निष्कर्ष का समर्थन किया। बाद में मुखर्जी आयोग ने उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर विमान दुर्घटना वाली कहानी पर प्रश्न उठाए। भारत सरकार ने हालांकि मुखर्जी आयोग के निष्कर्षों को स्वीकार नहीं किया। इसीलिए नेताजी की अंतिम मृत्यु को लेकर ऐतिहासिक बहस लंबे समय तक जारी रही। लेकिन एक बात निश्चित है, नेताजी का सपना उनकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हुआ। उनके विचार भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमों ने पूरे भारत में जबरदस्त जनभावना पैदा की। लाल किले में चलाए गए मुकदमों के दौरान देश के अलग अलग समुदायों के लोग उनके समर्थन में एकजुट हुए। इससे नेताजी के उस भारत की झलक दिखाई दी जिसमें धर्म और क्षेत्र से ऊपर राष्ट्रीय एकता को महत्व दिया गया था। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में गिने जाते हैं। उनकी प्रतिमाएं देश के अनेक हिस्सों में स्थापित हैं। कटक में उनके जन्म स्थान और उनसे जुड़े स्थानों को ऐतिहासिक महत्व प्राप्त है। कोलकाता में उनके परिवार और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े कई स्थल आज भी लोगों को उनके जीवन की याद दिलाते हैं। दिल्ली का लाल किला भी आजाद हिंद फौज के इतिहास से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी विरासत केवल स्मारकों और मूर्तियों तक सीमित नहीं है, उनकी सबसे बड़ी विरासत है साहस। उन्होंने दिखाया कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, यदि मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार है तो वह असंभव लगने वाले रास्ते पर भी आगे बढ़ सकता है। उनकी दूसरी विरासत है त्याग। उन्होंने व्यक्तिगत करियर और आरामदायक जीवन को छोड़कर राष्ट्र सेवा का रास्ता चुना। तीसरी विरासत है राष्ट्रीय एकता। आजाद हिंद फौज में अलग अलग धर्मों और भाषाओं के लोग एक साथ खड़े हुए। चौथी विरासत है युवाओं पर विश्वास। नेताजी मानते थे कि युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की भी शक्ति है। और पांचवी विरासत है आत्मनिर्भर और आधुनिक भारत का सपना।
वे चाहते थे कि भारत विज्ञान, उद्योग, शिक्षा और तकनीक में आगे बढ़े और दुनिया के सामने एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा हो। आज जब हम नेताजी के जीवन को देखते हैं तो हमें केवल एक स्वतंत्रता सेनानी दिखाई नहीं देते। हमें एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जिसने अपने जीवन का हर महत्वपूर्ण निर्णय भारत की स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर लिया। उन्होंने हमें सिखाया कि सपने देखने के साथ साथ उनके लिए संघर्ष करना भी आवश्यक है। उन्होंने सिखाया कि कठिन परिस्थितियों से डरकर लक्ष्य नहीं छोड़ा जाता। उन्होंने सिखाया कि राष्ट्र की सेवा केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्म से होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने हमें यह विश्वास दिया कि एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति इतिहास की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जीवन केवल एक कहानी नहीं है, यह एक संकल्प की कहानी है। यह एक ऐसे युवक की कहानी है जिसने सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अपने देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया। यह एक ऐसे नेता की कहानी है जिसने जेल की दीवारों के बीच भी आजादी का सपना देखा। यह एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिसने हजारों किलोमीटर दूर जाकर भी अपनी मातृभूमि को नहीं भुलाया। और यह एक ऐसे महान भारतीय की कहानी है जिसकी आवाज आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। जय हिंद। नेताजी ने शायद अपने जीवन में स्वतंत्र भारत को उस रूप में नहीं देखा जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, लेकिन उनके संघर्ष ने आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश जरूर दिया कि स्वतंत्रता की कीमत समझनी चाहिए और राष्ट्र की एकता, सम्मान और प्रगति के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। उनकी कहानी हमें आज भी प्रेरित करती है। सपना बड़ा रखो, मेहनत ईमानदारी से करो, मुश्किलों से मत डरो, अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाओ और जब देश और समाज के लिए सही काम करने का अवसर मिले तो पीछे मत हटो। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवन यात्रा की सबसे बड़ी सीख है। जय हिंद। अगर आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह पूरी जीवन गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही ऐतिहासिक एवं प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।